हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बायोलैब। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर का है तो ज़रा ठहरो, वेट करो, फर्स्ट चैप्टर भी आएगा, पर सेकंड चैप्टर हम पहले कवर कर रहे हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो आज का हमारा गोल होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कवर करना और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कवर करना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये तीन टॉपिक्स हम कवर अप कर लें। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ एकोमोडेट करें, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि कुछ क्लासिफिकेशन की बात आ रही है। हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। कभी देखा होगा कि जब तुम्हारी मम्मी किचन में होती है तब पूरा सामान कहीं भी बिखरा नहीं पड़ा होता। मसाले एक तरफ होती है, सब्ज़ी एक तरफ होती है, बर्तन एक तरफ होते हैं, सब कुछ मेस्ड अप नहीं होता। जब तुम किसी दुकान पे जाते हो तो अगर तुमने कोई टूथपेस्ट मांगा तो ऐसा नहीं होता ना कि दुकानदार 1 घंटे तक पूरी शॉप में सिर्फ टूथपेस्ट ढूंढता रहे। उसे पता होता है कि इस अलमारी के इस जगह पे टूथपेस्ट रखा हुआ है। अब वो तुमसे पूछेगा कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए, तो तुम बोलोगे पेप्सोडेंट चाहिए। उसे पता होगा लेफ्ट साइड में ये है पेप्सोडेंट है, राइट साइड में कोलगेट है। उसे पूरा घंटा 1.5 घंटा ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, है। तो हम भी क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ताकि हम देखो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं हर एक की स्टडी तो हम नहीं कर सकते, पर अगर हम हर किसी को क्लासिफाई करते हैं तो अगर जैसे देखो जैसे पेप्सोडेंट का पैक आता है, राइट। तो तुम क्या हर एक पेप्सोडेंट का पैक खरीद के उसको वेट कर सकते हो? नहीं ना। पर तुम इसे क्लासिफाई कर सकते हो कि हाँ पेप्सोडेंट का 30 रुपीज़ का पैक का वेट समथिंग n ग्राम है, 20 रुपीज़ वाला ये है समथिंग n-1 ग्राम है। तो ऐसे तुम क्लासीफाई कर सकते हो। उसी तरीके से हम भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जब अर्थ बनी तब उसमें सब सिर्फ देखो अर्थ बनने के अलग अलग थ्योरीज हैं। उसमें एक थ्योरी ये कहती है कि अर्थ जो है वो सन का पार्ट है। तो उसमें क्या है, उसमें कहा जाता है कि अर्थ तब ऑलमोस्ट मॉल्टन स्टेट पे था। तो उस मॉल्टन स्टेट पे सिर्फ एटम्स थे। जब अर्थ की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हुई तब कुछ बैक्टीरिया है जिसे हम आज कहते हैं आर्के बैक्टीरिया। उसके बाद आर्के बैक्टीरिया से डेवलप किया यू बैक्टीरिया। उसके बाद धीरे 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 करते हम आज यहाँ पर हैं। हम कहते हैं 2021। इसका मतलब ये नहीं कि इस अर्थ को सिर्फ 2021 साल हुए हैं, इससे पहले भी है। 2021 साल तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है, राइट। सो क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमें नहीं करनी पड़े, हम उसके ग्रुप की स्टडी कर लें तो हमें उसके फीचर्स पता चल जाएँ। जैसे हो गया तुम्हारा अर्थवर्म और लीच हो गया। अगर तुम देखो तो अर्थवर्म और लीच सेम फाइलम में आते हैं, एनिलिडा में। तो तुम अर्थवर्म और लीच की सेपरेट स्टडी ज़्यादा प्रेफर करोगे या उन दोनों को कंपाइल करके एक फाइलम की स्टडी? ऑफ कोर्स एक फाइलम की स्टडी, ताकि हमें बार बार मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, राइट। तो इसी वजह से हमने सारी चीज़ों को क्लासीफाई कर रखा है। इसी बात को मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, so it is impossible to study the characteristics of each and every living organisms on earth. classification is done classification is done for easier approach and easier studying of all living organisms present on this earth. इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? चलो, now starting of classification. Humans started classifying organisms from the very beginning. देखो इंसान पहले से ही बहुत क्यूरियस है, इसलिए कहते हैं मैन इज़ वेरी क्यूरियस। वो हमेशा से ये जानना चाहता है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। तुम भी जानना चाहते हो ना कि तुमने टेस्ट दिया, अब मार्क का अनाउंसमेंट कल होगा, तो तुम भी जानना चाहते हो ना, टीचर को जाके मस्का लगाते हो, सर मार्क बोल दो ना प्लीज़ ना, हाँ बोलते हो ना। तो वैसे ही तो ह्यूमन स्टार्टेड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। They first classified organisms on the basis of their need as food, shelter and clothing. तो उन्हें
ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया, देखो उन्होंने देखा कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते। तो एक पार्ट उन्होंने बना दिया हाँ एडिबल ऑर्गेनिजम्स, नॉन एडिबल ऑर्गेनिजम्स। अब क्लोथिंग की वजह से पुराने अगर आदि मानव की कोई स्टोरी देखते हो, कॉमिक पढ़ते हो, तो उसमें दिखाते हैं कि वो टाइगर की खाल पहने हुए होते हैं। तो वो तो उन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई कर दिया कि हाँ इस की चमड़ी हम उधेड़ के पहन सकते हैं, इस की नहीं पहन सकते। पर हमें एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होती है, राइट। क्योंकि हर चीज़ के पीछे साइंस है। अभी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई है। ऐसा हमें पता है कि हाँ हाँ ये होता है, पर क्यों होता है उसकी साइंटिफिक उसका साइंटिफिक रीजनिंग हमें नहीं पता है आज तक। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी अर्थ में। तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द साइंटिफिक व्यू टू दिस क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तू भी कहते हैं, तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अ साइंटिफिक व्यू टू दिस क्लासिफिकेशन। He first proposed the scientific method of classifying organisms, राइट। इतनी सी बात है। देखो हमें इस लेक्चर में ना ही कोई पीएचडी करनी है, हमें बस वही पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और उससे थोड़ा बहुत 1 to 2% एक्स्ट्रा, राइट। नाउ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस of simple criteria of morphological and physiological features। अब morphological and physiological features क्या होते हैं, देखो जो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब तुम बाहर से देख के किसी चीज़ को कैसे पहचान सकते हो। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी हमें भी पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी, राइट। एनिमल मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। तो हमें प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनिमल मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी इज़ द एक्सटर्नल स्टडी। देखो किसी चीज़ को तुम बाहर से देख के, जैसे एक पेड़ है, तुम एक पेड़ को बाहर से देख के क्या बता सकते हो उसके बारे में, हाँ कि उसकी ब्रांचेज हैं, हाँ उसमें पत्ते हैं, हाँ सही है। और इतना तो तुम उसको उखाड़ के भी देख सकते हो कि अगर छोटा प्लांट है तो तुम उसको उखाड़ के देख सकते हो कि हाँ उसमें रूट है। तुम ये देख सकते हो कि उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन है या वायलेट कलर की हैं या किसी दूसरे कलर की हैं, तुम ये देख सकते हो, राइट। तो इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और अगर तुम चाहो किसी, जैसे मान लो कि तुम एक क्रिमिनल हो, राइट, साइंटिफिक क्रिमिनल, तुम्हें स्टडी करनी है, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, पर तुम्हें कैडावर नहीं मिला, तो तुमने क्या किया, अपने प्रोफेसर को पकड़ा, गला उड़ा दिया, अब उसका पेट काट दिया। तो पेट काटने के बाद तुम उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनकी स्टडी करोगे, तो उसे कहेंगे एनाटॉमी, राइट। ये दो फिजियोलॉजी के दो पार्ट्स हैं। वो देखते हैं कि एरिस्टोटल ने कैसे क्लासीफाई करा। ही क्लासीफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब देखो ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हुआ, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था या 7th में पढ़ा था, अभी याद नहीं मुझे। क्लास 6 में या 7th में तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रीज़ कहते हैं, जो उससे छोटे होते हैं उन्हें श्रब्स कहते हैं, उनकी स्टेम थोड़ी सी थिक होती है, राइट। मतलब हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है, और जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, सबसे सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्टेम भी ग्रीन कलर की होती है, उनके पास फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, राइट। सो देखो ये हो गया एक क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स। अब देखो पहले वाले में उसने प्लांट को डिवाइड करा, अब इस वाले में वो एनिमल को डिवाइड कर रहा है। तो ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स। एक है जो रेड ब्लड वाले हैं जैसा हम हैं, और दूसरा है जो नॉन रेड ब्लड वाले हैं। अब नॉन रेड ब्लड, इसका मतलब क्या है, मतलब उन्हें हीमोग्लोबिन नहीं है, हो सकता है उन्हें हीमोग्लोबिन नहीं है, राइट। अब नॉन रेड ब्लड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ब्लू ब्लड हो, ब्लू ब्लड हो सकता है या कलरलेस ब्लड भी हो सकता है, राइट। अच्छा चलो तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊँ, अर्थवर्म जानते हो, हाँ पता ही होगा तुम्हें अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में भी रेड ब्लड होता है, पर उसमें जो, और हमारे में भी रेड ब्लड होता है, पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आरबीसीज होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। पर अर्थवर्म में ऐसा नहीं होता। अर्थवर्म में जो हीमोग्लोबिन है
वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, राइट। चलो, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। नाउ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का नाम तो सुना ही होगा जूनियर क्लासेस में भी, राइट। Linnaeus categorized organisms into two kingdoms, namely kingdom Animalia and kingdom Plantae. तो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे में देखो, यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है एक बर्ड है जो कि एनिमेलिया को रिप्रेजेंट कर रही है और एक प्लांट है जो प्लांटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो उन्हें डिवाइड तो कर दिया, पर उसके कुछ डीमेरिट्स भी आए। देखो, जैसे किंगडम माइकोटा है, राइट, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब जिनको नहीं पता कि माइकोटा क्या होता है, तो तुम्हें जूनियर क्लास में पढ़ना चाहिए था, पर नहीं पता है तो सुन लो। माइकोटा इज़ नथिंग बट किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, kingdom protista, kingdom fungi which is also called as kingdom mycota, kingdom plantae which is also called as kingdom metaphyta and kingdom animalia, जो कि तुम्हें बहुत टफ लगता है, उसका दूसरा नाम है किंगडम मेटाजोआ, राइट। तो चलो, उसने क्या करा, किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटे में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो किंगडम फंजाई है, जो किंगडम माइकोटा है, उसमें कुछ तो प्लांटे के कैरेक्टर्स हैं, कुछ एनिमेलिया के कैरेक्टर्स हैं, तो उन्हें किस किंगडम में रखा जाए, इसका जवाब कैरोलस लीनियस के पास नहीं था। इसलिए हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करा, राइट। सो ही डन दिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिचुअल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस तुम्हें पता ही हैं, मैंने अभी बोल दिया। और हैबिचुअल मतलब उनकी हैबिट्स क्या है, राइट। जैसे एक प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करेगा, पर एक एनिमल थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं करेगा। एक प्लांट एक ही जगह पे रहेगा, पर एक एनिमल मूव करेगा नहीं। एक्चुअली प्लांट्स भी मूव करते हैं, पर एनिमल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट। अब तुम बोलोगे कि प्लांट्स कैसे मूव कर सकते हैं, तो तुमने छुईमू का पौधा देखा है, टच मी नॉट, राइट। लाजवंती इन हिंदी, लज्जावती इन बंगाली, राइट। सो इट्स साइंटिफिक नेम इज मिमोसा पुडिका। सो अगर तुम उसको छुओगे तो वो अचानक से उसकी पत्तियां बंद हो जाएंगी, इट्स अ मूवमेंट। और सिर्फ मिमोसा पुडिका ही नहीं, हर एक प्लांट मूव करता है। वो लाइट की तरफ मूव करता है, वाटर की तरफ मूव करता है, राइट। पर उसके लोकोमोशन की कोई कैपेसिटी नहीं है। आप कहोगे लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन एक ऐसा मूवमेंट है जिससे हम एक जगह पे खड़े हैं, हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे हम एनिमल्स करते हैं। तुम जहाँ पे पैदा हुए थे हमेशा से वही हो, नहीं हो ना। हर 5-10 मिनट में यहाँ से वहाँ तुम घूमते रहते हो, दैट इज़ लोकोमोशन, राइट। तो कैरोलस लीनियस ने मॉर्फोलॉजिकल और हैबिचुअल डिफरेंसेस पे क्लासीफाई करा और दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको लोगों ने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में जब फंजाई का केस सामने आया तब उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम did not distinguish between prokaryotic cell and eukaryotic cell। अब देखो, प्लांटे में है, उसने क्या रख दिया, प्लांटे में सारे प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, राइट। अब देखो, उसमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होंगे, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी होंगे, कुछ यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर होंगे, राइट। तो उसने क्या किया, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उनको अलग नहीं किया, ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक तो मैंने अभी बता दिया, चलो, कि सेलुलैरिटी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसने अलग नहीं किया। अब डिवीजन ऑफ लेबर हम पढ़ेंगे जब हम प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम कर रहे होंगे। अभी इसके पीछे ज़्यादा मत भागो, पागल हो जाओगे। नाउ, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, प्लांट में कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं, राइट, कुछ मिक्सोट्रॉफ्स भी हैं। मिक्सोट्रॉफ्स मतलब जब उनके पास लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब उनके पास लाइट नहीं होती है वो ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, वो क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस करता है। अब पूछोगे कि जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों खाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना फूड, अपना भोजन क्यों बना लेता है, राइट, क्यों खा जाता है। तो बात यह है कि जिन जगहों पे वीनस फ्लाईट्रैप ग्रो करता है ना, वहाँ पे मिनरल्स स्पेशल नाइट्रोजन बहुत रेयर होती है। तो वो दूसरा ऑर्गेनिजम्स को खा के उस नाइट्रोजन डिफिशियंसी को, मतलब उस नाइट्रोजन डिफिशियंसी को बैलेंस करता है। नाउ दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो बता दिया। अभी मैनी ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट शो द कैरेक्टर्स ऑफ ईदर ऑफ द किंगडम्स, मैंने बोला ना फंजाई, राइट, वो दोनों के शो करता है। पर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आर्के बैक्टीरिया, राइट, आर्के बैक्टीरिया हो गया, जो ना ही प्लांट के कोई भी फीचर शो करता है ना ही एनिमल्स के, तब वो कहाँ जाए। फंजाई जो दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं वो कहाँ जाए, राइट। तो इन सब बातों की वजह से हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा हमारे लिए, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. Whitaker in 1969, right? He classified organisms into 5 different kingdoms, namely Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Mycota और Kingdom Fungi, Kingdom Metaphyta और Kingdom Plantae and Kingdom Metazoa और Kingdom Animalia, जिसमें तुमको, हाँ, बहुत सही। चलो, now basis of Whitaker's classification. Now major criteria for classification used by सर R.H. Whitaker। अब देखो सर बोलना ज़रूरी है, जैसे J.J. थॉमसन के सामने सर लगाते हो ना, वैसे इनके सामने भी लगाना ज़रूरी है। बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे अपने ज़माने के, और हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी वजह से हमारा सिलेबस बढ़ गया, राइट। बड़ी दुख की बात है, बट चलो कोई नहीं। मेजर क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय सर R.H. Whitaker आर टाइप ऑफ सेल, कंपोजिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। कि देखो सेल वॉल एनिमल्स में तो प्रेजेंट नहीं होती, पर फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है, इन दोनों में तो प्रेजेंट होती है। अब देखो प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है, और फंगाई में या फंजाई में काइटिन की बनी होती है, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्या सेल वॉल है या नहीं है, अगर है तो उसका कंपोजिशन क्या है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे पता है सारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो कि मोनेरा को बिलोंग करते हैं, उनमें क्या होता है, नॉन न्यूक्लियर डीएनए होता है, उसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, राइट। और नॉन न्यूक्लियर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, ये नाम याद रख लो, राइट। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो उन्होंने क्या करा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी करा, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, राइट। उसके अलावा भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, राइट। हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में कैसा है, सेप्रोवाइटिक, पैरासाइटिक, स्कैवेंजर्स, होलोजोइक, राइट। या वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, राइट। ये बात याद रखना जो कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा खैर चलो, किसी दूसरे लेक्चर में बता देंगे ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब बहुत सर चकरा रहा होगा कि व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, डिराइव करा, वैसे। अब एक बहुत ख़ास चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनता है नीट में, कि उसने जो R.H. विटेकर थे, सर R.H. विटेकर, उन्होंने ये 7 पॉइंट्स तो बता दिए, पर उसमें से भी उन्होंने एक पॉइंट कभी भी अपनी क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं करा, बस बोलते वक्त बता दिया, और वो है
दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब चार्ट देखना एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया रखा होगा, उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि आर.एच. व्हिटेकर ने रिप्रोडक्शन के बारे में बोल तो दिया था कि हाँ मैंने रिप्रोडक्शन इंक्लूड करा है, पर डिवाइड करते वक्त ये नहीं करा। डिवाइड करते वक्त इस पर गौर नहीं किया, इस पर ख्याल नहीं डाला, राइट। इसके बेसिस पे क्लासीफाई नहीं किया, राइट। चलो अब बेसिस ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन, ये देखो एनसीईआरटी की टेबल है सेम टू सेम। एनसीईआरटी को अगर खोल के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खोली है तो खोल लो। देखो कैरेक्टर्स, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पर 6 है ना, हमने पिछले वाले में 7 किए थे, उसमें से एक्स्ट्रा कौन सा था, रिप्रोडक्शन वाला। यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट। तो देखो मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक। मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। पॉलीसेकेराइड्स, आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, तो देखो पॉलीसेकेराइड्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, शुगर मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड का मतलब जब बहुत सारे सेकेराइड्स, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं, मुझे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को कहेंगे मोनोसेकेराइड। जब थोड़े मोनोसेकेराइड्स एक साथ आएंगे उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। और जब बहुत सारे सेकेराइड, जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड एक साथ आ गए, उसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड। आप कहोगे कि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सुन लो, ये बहुत ज़रूरी है, ये एनसीईआरटी में गिवन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, राइट। उससे ज़्यादा होशियारी नहीं। नाउ प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती। फंगाई में मैंने बोला था कि वो काइटिनस होती है। प्लांटे में सेलुलोजिक होती है और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो मोनेरा में एब्सेंट, मैंने कहा था ना, उसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, नॉन न्यूक्लियर डीएनए, राइट। जो डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, राइट। ना बाकी सब में तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंगाई में तुम्हें मिलेगा मल्टी सेलुलर, राइट, क्योंकि लूज टिश्यू, इनमें हम कहते हैं सेल एग्रीगेशन, राइट। प्लांटे में मिलेगा टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा। एनिमेलिया में टिश्यू मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा एक और मिलेगा जो कि हो गया सेलुलर एग्रीगेशन, पोरीफेरा में मिलती है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो बता दिया, ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक जिसको कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक जिसको फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, राइट। तो ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में काम आएगा और नीट में तो काम आना ही है, राइट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट एडवांटेज, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट इन किंगडम मोनेरा। अब चलो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का माजरा ही खत्म, क्लोज्ड केस। सेकेंड एडवांटेज, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूटेड किंगडम प्रोटिस्टा। अब सुन लो, प्रोटिस्टा के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दी हुई है कि उसकी बाउंड्रीज सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब सॉरी नॉट, उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, क्योंकि प्रोटिस्टा की कुछ और प्रोटिस्टा के अंडर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स फंगाई की कैरेक्टर शो करते हैं और कुछ एनिमल्स की, कुछ प्लांट्स की, जैसे यूग्लिना हो गया, राइट। इसलिए उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। थर्ड, ऑल फंगाई एंड सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूटेड किंगडम फंगाई। अब देखो जितने तरह के फंगस थे या सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, अब ये देखो मैंने कहा था कि प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। देखो प्रोटिस्टा में कहा ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी तो यूनिसेलुलर है ना, बहुत सारे। ईस्ट के बारे में पढ़ोगे, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, तो वो तो फंजाई में आता है, पर वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, तो उसको प्रोटिस्टा में होना चाहिए।
पर नहीं, इसलिए प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं है। इस बात को हम रटते रह जाते हैं पर हमें याद नहीं होता, क्योंकि हमें ये बात कभी समझ में नहीं आई, हमने बस रट लिया, हमने समझा नहीं। Now fourth, all lower and higher plants constituted kingdom Plantae or kingdom Metaphyta, नाम याद कर रख लो। Fifth, all lower and higher animals grouped under kingdom Animalia or Metazoa. Now this classification has a broader range of criteria in comparison with any of the previous attempts. देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन करा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि प्लांट और एनिमेलिया कर दिया। अब मोनेरा कहाँ जाए, फंगाई कहाँ जाए, right? And this classification has led us to know the correct sequence and order to study the characteristics of organism. देखो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने कॉपी पेस्ट मारी है एनसीईआरटी से, राइट? तो करेक्ट सीक्वेंस एंड ऑर्डर टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर फ्यूचर कैटेगराइजेशन, रिसर्च एंड फर्दर क्लासिफिकेशन इन फ्यूचर। जब तुम यूजी क्लियर करके जाओगे, नीट यूजी क्लियर करने के बाद तुम एमबीबीएस के बाद अगर नीट पीजी दोगे तो नीट पीजी के बाद तुम्हें ये बहुत डिटेल में मिलेगा अगर तुम पढ़ना चाहो तो। एक्चुअली वो सब्जेक्ट नहीं होता मेडिकल का, पर तुम अगर एक्स्ट्रा स्टडीज़ करना चाहो, क्योंकि उसके पहले अगर तुम एक्स्ट्रा स्टडीज़ करने जाओगे इन सब के ऊपर तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? इसलिए मैंने भी नहीं करी, राइट? चलो अब ये एक चार्ट है, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बाय आर.एच. व्हिटेकर 1969। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई प्लांटा एनिमलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब देखो इस फंगाई में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट कहा था हमने, ईस्ट, राइट? ईस्ट, तो ये बात ध्यान में रखना, राइट? अब फाइनल रिकैप देखो हमने क्या क्या किया। हमने किया कि मैन बहुत क्यूरियस होता है, उसने फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेस पे उसको क्लासीफाई करा ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद आए कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या करा, प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड करा। उसके हमने ड्रॉबैक्स देखे कि फंजाई प्लांटे में भी नहीं आ रहा, एनिमेलिया में भी नहीं आ रहा, मोनेरा प्लांटे और एनिमेलिया में से किसी में नहीं आ रहा, राइट? उसके बाद हमने देखा आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. के भी कुछ तुम्हारे हैं वो ड्रॉबैक्स हैं, पर हमें वो नहीं करने हैं अभी, राइट? क्यों फालतू की चीज़ें करने बैठे जो कि नीट के लिए आएंगी ही नहीं, राइट? सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे, तो टाइम बर्बादी नहीं करनी है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आएगा। तो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देखा हमने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने 7 पॉइंट्स बताए थे जिसमें से उसने रिप्रोडक्शन वाला यूज़ नहीं किया, सिर्फ 6 के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, राइट? और ये भी याद रखना कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस साल में ये सब किया था, 1969, राइट? चलो तो आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो फर्दर टॉपिक बचेंगे हमारे, हमें 5 किंगडम करने हैं, उसमें से 2 किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया हमें डिफरेंट चैप्टर्स में करना है। आई थिंक प्लांटे में कवर अप नहीं करूँगा, पर हो सकता है कर लूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि प्लांटे में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं कर लूँ। अगर करूँगा तो आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा। और एनिमेलिया तो मुझे कराना ही है। और जो बच गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वो इस चैप्टर में हमें कवर करना है, राइट? सो अभी बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा लेक्चर देखा। शायद मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी ना लगी हो, अच्छी लगी भी हो, तो जिनको अच्छी लगी हो उनको थैंक यू, और जिनको नहीं लगी उनको सॉरी। तो इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने वाला हूँ। सो थैंक यू, और ट्राई करना कि वही चीज़ पढ़े जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन चारों में से किसी की भी कोई पेरिफेरी नहीं होती, उनकी लिमिट नहीं होती, राइट? तो हम अगर ज़्यादा ढूंढने जाएंगे तो हमें चीज़ें मिलती जाएंगी, और हमारे अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट?
तो रिक्वेस्ट है मेरी, वही पढ़ें और टाइम को थोड़ा वैल्यू करें, राइट। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक